Good morning, students. Welcome to Vedatto classes. Today we will try to complete the missing out things of the French Revolution, class 9 chapter history. जो हम 5th और 6th पार्ट अभी नहीं टच किए थे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करने जा रहे हैं. आइए देखते हैं उसको. Let's see, we are moving and going to get on to 5th part. 4th part we completed, did women have a revolution? And the 5th part, the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. सबसे बड़ा अगर रिवोल्यूशनरी कदम कोई था, क्रांतिकारी कदम था उस समय सोशल रिफॉर्म्स में, तो जैकोबिन रिजिम में यही रहा कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो वर important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands mean a shortage of labor and on the plantations. क्या कह रहे हैं? But the reluctance of Europeans to go and work in the distant and unfamiliar lands, मतलब कि यूरोपियंस खुद नहीं जाना चाहते थे. वहाँ के लोग कहीं दूर देश में जाके फार्म्स में काम कर रहा, सपोज यूएस में या फिर इंडिया में ही आना, उन्हीं की देश की कॉलोनीज़ है, पर वो उन कॉलोनीज़ में जाके, उन फार्म्स में जाके वहाँ के भी फार्मर्स काम नहीं करना चाहते थे. ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. सो दिस वाज मीन्ड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में देखिए आज हम पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें आगे भी हम पढ़ते रहेंगे. ये किसके यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकास, यानी कि अफ्रीका से स्लेब खरीदे जाएंगे, उसको ले जाके अमेरिका में बेचा जाएगा, फिर अमेरिका से फिनिश गुड्स यूरोप पहुँचेगा. दिस ट्रायंगल विल गो ऑन, है ना. ये जो ट्रायंगल बनेगा ट्रेड का, व्यापार का जो ये ट्रायंगल बनेगा, त्रिकोण बनेगा, वो चलता रहेगा. द स्लेब ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. कब शुरू हुआ स्लेब ट्रेड? 17th सेंचुरी में. ये देखिए कौन कौन से देश इसमें, कौन कौन से कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व हैं ट्रायंगुलर शिप में. इसमें अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है. द स्लेब ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. कब शुरू हो गया? 17th सेंचुरी में. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियक्स एंड नैंटेज टू द अफ्रीकन कोस्ट. कहाँ से? अपने पोर्ट से जाते हैं अफ्रीका, फिर वहाँ क्या करेंगे? वेयर दे बॉट स्लेब्स, गुलाम खरीदेंगे फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब अटलांटिक सागर पार करके कैरिबिया पहुंचेंगे. अफ्रीका और उसके अमेरिका के बीच में अटलांटिक सी वो ओशन है, तो उसको पार करके वहाँ पे ले जाके वो स्लेब्स को सप्लाई करेंगे. यानी अफ्रीका से पैसे लेके आए हम, और वहाँ आके गुलाम खरीदेंगे, स्लेब खरीदेंगे, फिर उसको ले जाके लैटिन अमेरिका में बेचेंगे. प्लांटेशंस, देयर दे वर सोल्ड एट टू प्लांटेशन ओनर्स. प्लांटेशन मतलब कि प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है? शुगर क्रॉप्स प्लांटेशन क्रॉप्स है, रबर क्रॉप्स प्लांटेशन की क्रॉप्स है ना. ऐसे ही प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती थी उनके लिए ये बागानों के लिए इनको बेचा जाता है, ताकि वो जाके वहाँ पे इनसे काम कराया जाए. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. है ना. किसका डिमांड? The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand. जब मजदूर थे वो मेहनत करते थे, पैदावार ज़्यादा होती थी, उस पैदावार को ले जाके वो आगे मार्केट्स में बेचते थे. ग्रोइंग, यहाँ तक हो गया था ना, ठीक. ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर सुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो, यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स. पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नैंटेज owed their economic prosperity to the flourishing slave trade, है ना. इनकी ये जो सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं या फिर ये जो बंदरगाह हैं, इनके ये कैसे ग्रो कर रहे थे? ये इन्हीं स्लेव ट्रेड्स के वजह से
जो भी ये त्रिकोणीय ट्रेड हो रहा है ना, ट्रायंगुलर ट्रेड हो रहा है, इसकी वजह से वो ग्रो कर रहे थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी तो कोई मतलब नाम मात्र का भी क्रिटिसिज्म था, फ्रांस में थोड़ा बहुत था। The National Assembly had long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. जब नेशनल असेंबली बनी, हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स है ना, उसने लंबी लंबी चर्चाएं की किस चीज़ पे, कि मेंस का जो राइट्स ऑफ मेन था वहाँ पे नेशनल असेंबली ने जो दिया था, शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स, सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स को मिलने चाहिए, इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। मतलब जो अपने देश में रह रहे हैं और जो फ्रेंच सिटीजन बाहर कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनको भी मिलेगा कि नहीं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन हुज इनकम्स डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। बट इट डिड, पर उसने कोई लॉ पास नहीं किया। यानी कि देखिए यहाँ पे चालाकी है कि अपने देश में स्लेव ट्रेड तो ख़त्म कर रहे हैं, स्लेवरी ख़त्म कर रहे हैं, वो नेशनल असेंबली आ रही है शायद, तो फिर उसके बाद पर ये जो ये लॉ बाहर इसलिए नहीं लगाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हीं देश से ये ट्रेड कर रहे हैं स्लेव्स का, तो अगर ये करते हैं तो वो चीज़ इलीगल हो जाती। अगर मैं मालूम फ्रेंच सिटीजन हूँ, मैं उस समय स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व, अगर मान लीजिए फ्रांस में इलीगल हो गया तो सारे लोगों के लिए इलीगल हो गया स्लेव ट्रेड। तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्रेंच ट्रेड सारे सिटीजन्स पे लगता है, चाहे वो फ्रांस में रहें चाहे वो कॉलोनीज़ में रहें, मालूम मैं कॉलोनीज से ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर ये लॉ वहाँ तक भी एक्सटेंड करता तो ये चीज़ इलीगल वहाँ भी हो जाती, तो क्या होता, तो फ्रांस का नुकसान होता है ना, फ्रांस का नुकसान होता, ट्रेडर्स का नुकसान होता, जो इस ट्रेड में ये इन्वॉल्व हैं, ट्रायंगुलर ट्रेड में जो इन्वॉल्व हैं उसमें उनका नुकसान होता। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। एंड फाइनली क्या हुआ, एक जो कन्वेंशन हुआ 1794 वो लेजिस्लेट करता है कि सारे स्लेव्स को फ्री कर देना है। कहाँ, इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। 1794 में इस चीज़ का निर्णय होता है। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर। जबकि ये जो भी लॉ लाया गया बहुत ही शॉर्ट टर्म मेजर रहा है ना, लगभग 10 साल तक चला ये। नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन आएगा फिर से वो स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर देगा। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि प्लांटेशन ओनर्स जो थे वो अंडरस्टैंड कर रहे थे ये जो फ्रीडम होगी इन सबको जो इंस्लेव किए जा रहे हैं उसको कॉस्ट किसको पे करना पड़ेगा, है ना, उनका तो ये नुकसान होगा, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जा रहा था जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। कब अबॉलिश हो गई कम्प्लीटली? 1848 में। 1848 में स्लेवरी कम्प्लीटली अबॉलिश 1848। दूसरा चीज़ 1794 में, है ना। तीन चीज़ हमें इस चीज़ पे देखनी है। तीन चीज़ वो चीज़ देखनी है, पहली चीज़ कि नेशनल असेंबली जो बनती है, जैकोबिन्स क्लब बनाती है, तो वो तो सोच रही है कि इस पे जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो सबकी बात हो। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, फ्रांस में बात हो रही है सिटीजन्स पे, पर वो कॉलोनीज वालों को लीव कर दे रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश का भी प्रभावित होगा, उनका भी प्रभावित होगा। चलो फिर दूसरी बार आता है 1794 में लेके आते हैं लेजिस्लेशन, फिर भी वो भी आधा अधूरा सिद्ध होता है क्योंकि फिर 10 साल बाद नेपोलियन आके फिर इंट्रोड्यूस कर देगा। फाइनली क्या होता है कि 1848 में स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में अबॉलिश कर दी जाएगी। निग्रोज एक वर्ड दिया हुआ है, काफ़ी यूज़ होता है, आप लोग भी शायद जानते होंगे। अ टर्म यूज फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। सहारा से साउथ के पीपल जो रिसाइड करते हैं अफ्रीका में, उनको निग्रोज टर्म से डिनोट करते थे। इट इज़ अ डेरिवेटरी टर्म
नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, है ना। ये अच्छा शब्द नहीं है, हमें भी नहीं यूज़ करना चाहिए, कभी आप भी मत कीजिएगा। इमेंसिपेशन मत द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब किसी को आज़ाद कर देना, इमेंसिपेट कर देना। फिर 6th पार्ट रहा आपके चैप्टर का, ये है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, जो क्रांति हो रही है और दैनिक जिंदगी जो है उसके बारे में है 6th पार्ट, उसको आइए देखते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? ये तो सोचने की बात है, आप भी बता सकते हैं, क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकती है? हाँ, पॉलिटिक्स अगर ऐसे रूल रेगुलेशंस ऐसी दिशा में देश को मोड़ दी जाए तो वो ऐसा हो सकता है। अभी ईरान में जैसे हम ईरान में प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना हिजाब को लेकर, आज भी मैं पेपर देख रहा था तो उसमें ईरान पे कुछ था हिजाब को लेकर। अब वहाँ पे महिलाएं चाह रही हैं कि वो अपनी आज़ादी से जो पहनना चाहें वो पहने, और वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही होगी, वहाँ का जो लोकल मतलब जो लॉ ऑफ द लैंड होगा वो क्या प्रिस्क्राइब करता है, अगर शरिया लॉ होगा उसके हिसाब से वो चलाना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं, मुस्लिम्स की वुमेंस की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, दैट इट डिपेंड्स अपॉन देम दोज कंट्रीज। कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा नहीं है। तो इसका देखिए आंसर तुरंत मिल गया हमें, जो इसमें प्रेजेंट कंडीशन चल रही है ईरान में हिजाब को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. अब इसके आगे के जो चल रहा है टाइम पीरियड उसमें काफ़ी चेंज हम देखेंगे, मतलब पूरे सिटीजन्स की लाइफ में। The revolutionary governments took it up themselves and passed laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. जो ये गवर्नमेंट आ रही है नई रिवॉल्यूशनरी, took it up to upon themselves to pass the laws, है ना। ऐसे लॉज वो पास करना चाह रहे हैं कि किस चीज़ के आइडियल्स को प्रमोट किया जाए, लिबर्टी को, इक्वलिटी को, है ना, ताकि पीस, है ना, प्रोग्रेस कंट्री की और हम एक डेमोक्रेटिक दिशा में बढ़ सकें। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर 1819 वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। सेंसरशिप वर्ड यूज़ होता है अक्सर, प्रेस की सेंसरशिप, मीडिया की सेंसरशिप, है ना। इन द ओल्ड रिजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड एंड परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। अच्छा, मतलब यहाँ पे राइट ऑफ एक्सप्रेशन किल हो रहा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि राजा का एक बोर्ड है सेंसरशिप वाला, वो सेंसर करेगा, मतलब कि ये बुक पब्लिश होगी कि नहीं पब्लिश होगा, ये आर्टिकल पब्लिश होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। जो डिक्लेरेशन होता है राइट्स ऑफ मैन का, सिटीजन का, जिस चीज़ के बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नेचुरल राइट मानता है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब सेंसरशिप हट जाएगा तो विचार पहुँचेंगे और विचारों से क्रांति आती है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ दैट थॉट्स, दैट प्रोसेसेस। Freedom of the press also means that opposing views of events could be expressed. मतलब किसी चीज़ को हम अपोज कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन पहुँचेगा, लोगों तक पहुँचेगा, गवर्नमेंट तक पहुँचेगा, मोनार्क है तो मोनार्क तक पहुँचेगा। Each side sought to convince the others from its position through the medium of print. अच्छा, एक तो ये क्या कह रहे हैं, each side sought to communicate the others, each side sought to communicate to others at his position through the medium of print. प्रिंट से की मदद से इसे किया जा सकता था। जैसे आज भी कोई भी चीज़ है ना, जब तक वो पब्लिश नहीं होगी, मीडिया में नहीं आएगी कोई न्यूज़, तो हम कैसे जानेंगे, ठीक है ना। आज की बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही है ना, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। आज विंबलडन में नोवाक को हराया स्पेन के लड़के ने,
21 कल ही हरा दिया था, मतलब आज न्यूज़ में था। 21 साल के लड़के ने उसने हराया विंबलडन में, टेनिस में। विंबलडन में टेनिस में आप लोग देखिएगा उस न्यूज़ को। दैट दैट वाज अ ग्रेट थिंग, है ना। कोई नया तुर्क निकल के आया मैदान में। प्लीज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब प्लीज अब फ्रीली आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, तो आप प्लेज है, ड्रामास है, फेस्टिव प्रोसेशंस है, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. अब तक केवल एजुकेटेड पीपल को जो पढ़ सकते थे उसको अब सभी लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब वो चीज़ें तो रिवलाइज करेगी ना, लोगों को शिक्षित करेगी, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो चीज़ें वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ उनके हित में है, क्या चीज़ हित में है। तो उसके हिसाब से अगर मान लो कि कोई लीडर खड़ा हो रहा है, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था वो बाद में थोड़ा सा क्या उसे ऑटोक्रेटिक बिहेवियर टाइप हो गया था नेचर, तो ऐसे लीडर्स को हटाया जा सकता है ना। जब लोग जानेंगे कि ये सही नहीं है, राइट टू एक्सप्रेशन मिलेगा उनको, तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं हम आपको एज ए लीडर पसंद नहीं करते हैं। फिर कंक्लूजन में चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है। इन 1804 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। अब वो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करने आगे बढ़ जाता है। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिलीज। अपनी फैमिली के मेंबर्स को वो वहाँ पे पोस्ट करता है, जो भी टेरिटरी कनकर कर रहा है। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपना रोल कैसे देख रहा है कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज करने के लिए निकला है। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. अच्छा, ये डेसिमल सिस्टम को वो लाएगा, ये वेइंग करने का मेजरमेंट सिस्टम है। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर। बहुत नेपोलियन को एज ए लिबरेटर देखते थे। वो वुड ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल। क्या लाएंगे? फ्रीडम पीपल को। But soon Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force, है ना। तो अब देखिए ये पता चल गया ना कि ये तो एज एन इन्वेडिंग फोर्स है। He was finally defeated at Waterloo in 1815. 1815 फाइनली डिफीट हो गया। फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हमेशा याद रहनी चाहिए, है ना। मेनी ऑफ हिज मेजर्स, वाटरलू की बैटल के लिए हम कभी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे आप लोगों के लिए। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लिव्ड। ये सारी चीज़ें का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, है ना, लोगों पे नेपोलियन के जाने के बाद भी। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. किस चीज़ का आइडियाज़? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का जो आइडियाज़ है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये देन है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Rai are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. किस पे रिस्पॉन्ड किया उन्होंने? जो भी रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडिया आ रहे थे उसमें सबसे पहले इंडिया में रिस्पॉन्स करने वाला कौन था? तो वो थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। So thanks for watching, students.